नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए 3 जिलों और 9 संभागों को समाप्त कर दिया। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की 28 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक में पिछली सरकार के समय में नवीन गठित 17 जिलों और नवीन 3 संभागों को पुनर्निर्धारण कर उक्त निर्णय लिया। राज्य मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। निरस्त किए गए नवीनतम 9 जिले, यानी जो 9 जिले कांग्रेस सरकार ने बनाए थे उनमें से 9 जिलों को वापस हटा दिए। अनूपगढ़, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा, इन जिलों को निरस्त कर दिया है वापस। और निरस्त किए गए नवसर्जित 3 संभाग, यानी कांग्रेस सरकार ने 3 संभाग बनाए थे, वो भी वापस भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इसके अलावा आचार संहिता के ठीक पहले घोषित 3 नए जिले, यानी आचार संहिता पहले भी कांग्रेस सरकार ने 3 नए जिलों और घोषणा की थी, वो थे मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। इनको भी भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। यह था उत्तर के 8 नवसर्जित जिले, यानी भजनलाल सरकार ने जो पिछली सरकार ने 17 जिले बनाए थे उनमें से 9 को निरस्त कर दिया और 8 जिलों को ही रखा है, जो निम्न है: फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन सिटी और सलूंबर। यानी 33 + 8, वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। समीक्षा के लिए गठित की गई 2 समितियां, यानी 2 समिति बनाई गई थी। राजस्थान राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति और सेवानिवृत्त IAS ललित के पंवार की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? एक IAS सेवानिवृत्त IAS था, ललित के पंवार की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया था। समिति ने नवगठित जिलों एवं संभागों पूर्ण निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट मंत्रिमंडल उप समिति को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिश पर नए सर्जित जिलों में से 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय, यानी समिति बनाई थी, उस समिति ने 9 जिलों को निरस्त करने का निर्णय दिया था। अन्य निर्णय: उक्त बैठक में मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने CT स्कोर वैधता 3 वर्ष करने का निर्णय लिया, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हर वर्ष होता था उसकी वैधता वह 3 वर्ष कर दी है। एक बार उत्तीर्ण होने के बाद 3 वर्ष तक मान्य होगा, हर बार देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, यानी अशोक गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे और 3 संभाग बनाए थे, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों और संभाग को सर्जन किया, यानी जिलों को मान्यता दे दी, नई जिलों को। राजस्थान में अब पूर्ववर्ती 7 संभाग, यानी जो पहले 7 संभाग थे वही है: भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। और जो निरस्त किए थे वो है सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये तीनों वापस हटा दिए। अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला, यानी एक बार पहले मिल चुका है और अब की बार दूसरी बार मिला। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने तो लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला, यानी लगातार पिछली बार भी इसी को मिला था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल
द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 के उपलक्ष्य में दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात के अल्लारी अश्व संरक्षण के लिए दिया गया है। गुजरात की अल्लारी अश्व, वहाँ के घोड़े की नस्ल है अल्लारी। विगत यानी पिछले वर्ष पुरस्कार मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए बीकानेर को मिला था और अब की बार गुजरात की अल्लारी अश्व को। विशेष, इससे पहले मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के लिए भी नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जा चुके, यानी ऊँटों के लिए भी दिए जा चुके। मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों को वर्ष 2007 में पहली बार राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र पर लाकर उनके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। कब? 2007 में। संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड। राजस्थान कृषि उद्यमी संजू योगी को पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशन कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 को सम्मानित किया। किसको? संजू योगी को रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 का संजू योगी को मिला। राजस्थान की संजू योगी को लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धति को लागू करने की श्रेणी में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी उन रूढ़िवादिता के लिए और सर्वोत्तम कृषि पद्धति को लागू करने की श्रेणी में ये रजत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल की तापसी पाल को स्वर्ण पदक मिला, यानी स्वर्ण पुरस्कार मिला था। किसको? पश्चिम बंगाल की तापसी पाल को, और राजस्थान की संजू योगी को रजत। मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, यानी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किससे मिला? मुकुट मणिराज को। साहित्य अकादमी द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। कितनी भाषाओं के लिए? 21 भाषाओं के लिए। इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज, कहाँ के? कोटा के मुकुट मणिराज को दिए जाने की घोषणा हुई। और उनकी काव्य कृति है गांव और अम्मा। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गज्जे सिंह राजपुरोहित को उनकी कृति पलकती प्रीत के लिए दिया गया था। 2023 का गज्जे सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत, और वर्तमान का किसको मिला है? मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज को गांव की अम्मा। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी को देश में पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने वाला सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। कहाँ? कोटा बूंदी में चल रहा है यह सुपोषित मां अभियान, और इसका तीसरा चरण है जो 27 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। इस अभियान के तहत ऐसी गर्भवतियों को चिन्हित किया गया है जिनका वजन 45 किलो से कम है। गर्भावस्था में महिलाओं की आवश्यकता पोषण और संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर गर्भवती महिलाओं को 12.5 किग्रा पोषण किट प्रदान की जाती है। कितनी? 12.5 किलो की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 29 फरवरी 2020 को शुरू हुई इस अभियान के सराहनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल संसद में की बल्कि प्रत्येक सांसद के लिए अनुकरणीय बताया। इसकी पहल कब हुई थी? पहला चरण कब शुरू हुआ? 29 फरवरी 2020 को, और वर्तमान में उसका तीसरा चरण। राज्य निर्वाचन आयुक्त ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंध पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। वैश्विक चुनाव प्रबंध पुरस्कार इनको ही मिला मधुकर गुप्ता को। उन्हें यह पुरस्कार पारदर्शिता, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंध कराने में असाधारण योगदान देने के हेतु प्रदान किया गया। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को यह पुरस्कार 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एंड सिम्पोजियम में प्रदान किया गया। यह सिम्पोजियम डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में 15 से 18 दिसंबर 2024 को किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वर्ष 2023 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ ईयर मिल चुका है। 2023 में भी मिल चुका है। कौन सा? इलेक्शन कमीशन ऑफ ईयर। जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस स्थापित करेगी जोधपुर के त्यूरी में औद्योगिक इकाई। यानी जर्मनी कंपनी है और वो जोधपुर में त्यूरी में औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। और कंपनी कौन सी है? जर्मनी की अल्बाट्रोस जोधपुर त्यूरी में औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस द्वारा जोधपुर के त्यूरी में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। इसके लिए रिको ने त्यूरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी कंपनी अल्बाट्रोस प्रोजेक्ट को जमीन आवंटित की है। किसने? रिको ने। जोधपुर में स्थापित होने वाली नई इकाई रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में उन्नत आरएफ चैम्बर और मेटल पैनल निर्माण पर केंद्रित होगी। 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर संचालित होने वाली इस इकाई में कंपनी 42 करोड़ का निवेश करेगी। यानी 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर ये इकाई बनेगी और 42 करोड़ रुपए निवेश करेगी कंपनी। कहाँ की है? जर्मनी की। और कहाँ? जोधपुर में। प्रधानमंत्री ने किया एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह में 17 दिसंबर 2024 को दादरिया जयपुर में आयोजित किया गया। यानी पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? दादिया जयपुर में। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की भी सौगात दी। संशोधित पैकेज लिंक परियोजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, कौन सी नदी पर? कुल नदी पर है रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और नवनेरा बांध में संग्रहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा, गलबा, बिसलपुर, इसरदा लिंक परियोजनाओं के 3 पैकेजों के निर्माण का शिलान्यास किया। इस पैकेज में 9,416.70 करोड़ की लागत से नवनेरा बैराज से गलुआ बांध होते हुए बिसलपुर व इसरदा बांध तक जल प्रत्यावर्तन के लिए नहर तंत्र, पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। कहाँ से? नवनेरा बैराज से गलुआ बांध होते हुए बिसलपुर व इसरदा बांध तक। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत काली सिंध नदी पर 1,069 करोड़ की लागत से निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया। प्रथम चरण के अंतर्गत काली सिंध नदी है, उस पर 1,069 करोड़ की लागत से नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरी 2024 को एमयू पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना पूरी होने पर राजस्थान 21 जिलों के लगभग 3.25 करोड़
लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धि के साथ ही लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की जाएगी। यानी ये परियोजना काम पूरा होगा तब 21 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल के लिए और 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए और 1.2 लाख हेक्टेयर के लिए सिंचाई अतिरिक्त जल की व्यवस्था हो जाएगी। भजनलाल सरकार कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। भजनलाल सरकार कार्यकाल 1 वर्ष 15 दिसंबर 2024 को पूर्ण हो गया। इस उपलक्ष्य में निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, ये थी थीम इनकी, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही महिला एवं किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। महिला और किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के पिंजरापोल गौशाला, कौन सी पिंजरापोल गौशाला में 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया। कौन सा अंत्योदय सेवा शिविर, कहाँ, पिंजरापोल गौशाला में। इस दौरान कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद असहाय परिवारों के असंगठित क्षेत्रों के साथ भवन निर्माण, श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री स्वनिधि है, इनको अल्पावधि ऋण दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क 80,000 तक का ऋण उपलब्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि के तहत कितना, 80,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इस योजना में दुर्बल बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को, यानी 18 वर्ष से कम बच्चों को 50 लाख तक के उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी देखरेख के लिए 5,000 प्रति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कोई दुर्बल बीमारी से पीड़ित है, 18 वर्ष से कम बच्चों को 50 लाख तक का उपचार और 5,000 प्रति में आर्थिक सहायता उनकी देखरेख के लिए सरकार देगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एमएस जोधपुर में इस योजना के इलाज के लिए अधिकृत किया गया। यानी जेके लोन अस्पताल जयपुर और जोधपुर एमएस में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत लाभार्थियों अंशदान को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री वर्ष सम्मान के अलावा 60 वर्ष की अधिक आयु है उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। कौन सी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ। इन केंद्रों पर नागरिक, संस्थान, वाणिज्य उद्योग आदि पहले उपयोग हो चुके वस्तुएं, कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा कर सकेंगे, जहां से जरूरतमंद व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकेगा। यानी मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र शुरू किया है, वहाँ किसी की कोई एक फालतू की चीज़ होती है जैसे कपड़े, जूते, किताब, वो वहाँ जमा हो जाएंगे और कोई ज़रूरतमंद वहाँ से प्राप्त कर सकता है। अन्य कार्यक्रम। पूंछ का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूंछ का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास डीग से, कहाँ से किया था, पूंछ का लोठा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, डीग से 15 दिसंबर 2024 को शिलान्यास किया। गिरिराज जी की परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई। वर्तमान में पहले जोन का शिलान्यास हुआ है। यानी गिरिराज परिक्रमा उनका विकास कार्य को 4 जोनों में बांटा गया और पहले जोन का शिलान्यास किया। इस चरण में श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछ का लोठा मंदिर,
दाऊद जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह मंदिर, मुखारबिद, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्ड का विकास करवाया जाएगा। इसमें श्रीनाथ जी, पूंछरी का लोठा आदि प्रमुख मंदिर और अप्सरा और नवलगढ़ जैसे कई पवित्र स्थल आते हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राजसखी पोर्टल लॉन्च, यानी राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राजसखी पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में, यानी राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 45 लाख सभी सहायक समुदाय समूह के लिए राजसखी पोर्टल का शुभारंभ किया। कौन सा? राजसखी पोर्टल का। और कहाँ हुआ ये सम्मेलन? उदयपुर में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा से सभी सहायक समूह से जुड़ी महिला उद्यमी अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकती है। यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये। इसमें इससे जुड़ी महिला अपना उत्पाद ऑनलाइन बेच सकती है घर बैठे। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, महिला सम्मेलन द्वारा मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन, और 3 से 6 वर्ष बच्चों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी सोमवार को नहीं मंगलवार, फिर बुधवार को नहीं गुरुवार, फिर शुक्र को नहीं शनिवार, स्कमंड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध किया जाएगा। यानी बच्चों को दूध दिया जाएगा 3 दिन। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्कमंड मिल्क पाउडर 2 चम्मच से 100 मिली दूध तैयार, यानी 2 चम्मच पाउडर गिरा के 100 मिली दूध तैयार होगा। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तहत दी जाने वाली 5,000 राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6,500, यानी 1,500 रुपये बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि 5,000 से बढ़ा कितनी कर दिया? 6500। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में। और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। और किसान सम्मेलन अजमेर में। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध कराने कार्य का शुभारंभ किया गया। यानी राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ था अजमेर में। वहां से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू किया। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का शुभारंभ किया। बात करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथम 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख उष्टवंशीय पशु बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यानी 5-5 लाख गाय और भैंसों का, और 5-5 लाख भेड़ और बकरी, और 1 लाख है ऊँटों के लिए। इस योजना में दुधारू गो, भैंस, ऊँट, नर मादा के लिए अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु, मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 रुपये प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया। यानी गाय भैंस के लिए और ऊँट के लिए 40,000 रुपये और भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपये। ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन, राज्य पशु ऊँट की घटती संख्या को थामने और संरक्षण के लिए शुरू की गई इस मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊँटनी के प्रसव यानी टोडिया पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दिया? 20,000, जो 2 किस्तों में दी जाएगी। ये पहले कितनी दी जाती थी? 10,000 दी जाती थी, अब 20,000 कर दिए। भरतपुर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी, यानी विकास प्राधिकरण बना दिया है भरतपुर और बीकानेर को।
प्रदेश के बड़ी आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों, सुव्यवस्थित एवं नियोजन विकास के लिए शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण गठन की अधिसूचना 15 दिसंबर 2024 को जारी की। किन किन की? बीकानेर और भरतपुर की। यह अधिसूचना भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 वर्ष 2024 के अध्यादेश संख्या कौन सी? 2 एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और अध्यादेश संख्या 3, यानी भरतपुर की अध्यादेश संख्या 2 और बीकानेर के 3 द्वारा प्रदेश शक्तियों क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्याय बीकानेर में के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर देश 9 के आसपास 185 गांवों को शामिल किया गया, यानी नापासर और देश 9 के आसपास के 185 गांवों को शामिल किया बीकानेर विकास प्राधिकरण में। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्याय भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ 209 गांवों को शामिल किया गया। भरतपुर के 209 गांव और बीकानेर के नापास देश 9 के अलावा 185 गांव। प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण। प्रदेश में इस वर्ष 13वां अंगदान 15 दिसंबर 2024 को किया गया। कितना? 13वां। इस क्रम में प्रदेश में पहली बार एयर एम्बुलेंस से अंगों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया, यानी जहाज से लाकर एसएमएस अस्पताल में पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। प्रदेश में यह पहला अवसर था जब एक ब्रेन डेड व्यक्ति के अधिकतम 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया, यानी पहली बार हुआ है जो 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। इस संदर्भ में पहला अवसर रहा जब एक ही व्यक्ति के लंग्स हृदय का प्रत्यारोपण एक ही रोगी को किया गया। इसके साथ ही प्रदेश पहली बार लंग्स का प्रत्यारोपण भी किया गया, यानी लंग्स का पहली बार ही हुआ है राजस्थान में। उक्त अंगदान गंभीर रूप से घायल ब्रेन डेड झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद द्वारा किया गया, यानी ये अंगदान किसने किया? विष्णु प्रसाद। अंगदान किए गए अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा झालावाड़ से स्वाभिमान चिकित्सा जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया, यानी हेलीकॉप्टर से झालावाड़ से जयपुर लाया गया था। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। कहाँ के पत्थरों से? जैसलमेर के पत्थरों से। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारवड़ी क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के किनारे बनकर तैयार हुआ है, यानी जैसलमेर के पत्थरों से बना डिजिटल म्यूजियम। और ये कहाँ बना है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारवड़ी क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के किनारे। इस म्यूजियम के परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जैसी जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति यानी रेप्लिका है, यानी चित्तौड़ दुर्ग जैसी आकृति और जैसलमेर के पत्थरों से बनाए गए। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर 22 वर्ष पुरानी जैन गुफाओं के करीब स्थित यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। 400 करोड़ की लागत से 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ अव्यय प्रभावना नामक इस डिजिटल म्यूजियम का निर्माण फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री द्वारा किया गया। यानी नाम क्या है इसका? डिजिटल म्यूजियम का अव्यय प्रभावना। इसका उद्देश्य जैन धरोहर को सुरक्षित करना, यानी जैन धरोहर को सुरक्षित रखना, इसकी शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में जैन योगदान को उजागर किया जाना। इसमें 1000 वर्ष से पुरानी पांडुलिपि सुरक्षित है। जैन धर्म में अपरिचित लोगों को ऑडियो विजुअल तकनीकी से
इंटरनेटिव शो होंगे। उड़ीसा और गुजरात के कलाकारों ने काम किया। कहाँ कहाँ के कलाकार थे? उड़ीसा और गुजरात के। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, शीर्षक क्या था? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। आयोजन स्थल कहाँ था? जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा, जयपुर। आयोजन कब हुआ था? 9 से 11 दिसंबर 2024 को। और आयोजक करने वाले कौन कौन थे? राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रिको। नोडल विभाग कौन था इसका? निवेश संवर्धन ब्यूरो। नोडल विभाग पूछे तो निवेश संवर्धन ब्यूरो। टैगलाइन थी रिप्लेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 12 थीमेटिक सत्र और ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ ये MSME कॉन्क्लेव व प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया। इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, यानी राइजिंग राजस्थान में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में 32 आए थे, उनमें 17 की पार्टनरी के रूप में रही। पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल 17 देश है जो निम्न है: डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड। अन्य प्रतिभागी देश यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पैराग्वे और जिम्बाब्वे। अन्य प्रतिभागी ये थे। टोटल कितनों ने भाग लिया था? 32 ने, और 17 पार्टनरशिप के रूप में भाग लिया था। महत्वपूर्ण तथ्य: कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष विभाग बनाए जाने की घोषणा की, यानी प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष विभाग की घोषणा की। उन्होंने 10 दिसंबर के प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, यानी 10 दिसंबर को अब वर्तमान से हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान पहली बार प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का भी निर्णय लिया, यानी 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और इस वर्ष इसके बाद प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान सम्मान भी दिया जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की विशेषता यह रही है कि समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक एमयू किए गए, यानी इसमें 35 लाख करोड़ से अधिक एमयू हुए। इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमयू हुए, यानी 35 लाख करोड़ के एमयू हुए और सर्वाधिक किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में। समिट के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्जीवित पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। किन किन बीच? राजस्थान और सरकार और डेनमार्क के दूतावास के बीच। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन 2026 में किया जाएगा, यानी 2024 के बाद सीधा 2026 में किया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि सरकार ने गठन के पहले वर्ष पर में ही निवेश समिट का आयोजन किया गया, यानी पहली बार हुआ ऐसा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट समिट वर्ष 2022 से आयोजन किया था तथा पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकाल में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रदेश की सर्वांगीण विकास की 9 नीतियां। कितनी? 9।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने हेतु 9 नई नीतियों का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न होता है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। उद्देश्य, राज्य में एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। प्रावधान, इसमें ऋण के अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेट आईपीआर पर 3 लाख तक का पुनर्भरण में सहायता, विपणन हेतु आयोजन 1.5 लाख तक का अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 तक का पुनर्भरण और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75% या अधिकतम 50,000 रुपये का पुनर्भरण का प्रावधान किया है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2000 एमएसएमई नीति 2024 है और राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति भी 2024 है, याद रखना। लक्ष्य, आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में निर्यात 1.50 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में निर्यात 1.50 लाख करोड़ तक की वृद्धि लाना। प्रावधान, इस नीति के तहत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक का अनुदान, सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण, 20,000 प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, तकनीकी अपग्रेडेशन 75% या 50 लाख तक की सहायता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 2 लाख तक का पुनर्भरण किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद नीति। उद्देश्य, विशिष्ट उत्पादों और शिकायतों को बढ़ावा देना। प्रावधान, नवीनतम सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख एवं लघु उद्योगों को 15% या 20 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। नीति में सूक्ष्म लघु उद्योगों, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान, यानी 50% या 5 लाख तक का अनुदान, जो भी कम होगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 75% या 3 लाख तक का पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। उद्देश्य, हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों और वैश्विक बाजार में के अनुरूप विकसित करना। प्रावधान, योजनागत राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के मौजूदा क्लस्टर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के माध्यम से प्रशिक्षण आदि सुविधाओं का विकास करना है। एवीजीएस एक्सआर नीति 2024। उद्देश्य, एनिमेक्स, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिंग और एक्सटेंड रियलिटी क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना। प्रावधान, राजस्थान में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादित अनुदान देने का प्रावधान है। अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सलेरेटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। उद्देश्य, राज्य में पर्यटन के नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों और उद्यमों को आकर्षित किया जाएगा। नए पर्यटन स्थल बने, उन पर्यटन को आकर्षण करने के लिए बनाए गए। नीति में समाहित क्षेत्र है। नई नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वे साइड सुविधा,
रिपोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई, पर्यटन स्टार्टअप अप्स जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है। इसमें न्यूनतम 100 करोड़ नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राज्य के भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें न्यूनतम 100 करोड़ का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजना को राज्य की भूमि यानी सरकार की तरफ से भूमि दी जाएगी जो 100 करोड़ का निवेश करेगा। पर्यटन इकाई से जुड़ी उसके अंदर आने वाली भूमि को उनकी भूमि के 10% राज्य की भूमि कृषि आवास डीएलई दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाफ ड्यूटी कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में छूट मिलेगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 नीति की विशेषता। इस नीति के वर्तमान अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा इस नीति के वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति प्रावधान, ऊर्जा भंडारण नवीन प्रावधानों को सम्मिलित कर तैयार किया गया। लक्ष्य नई नीति 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट तक बढ़ाना और फ्लोटिंग रिजर्व टॉप, केनाल टॉप और ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना है। वर्ष 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडार परियोजना, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडार परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बायोगैस, बायो सीएनजी प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रो उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान राज्य खनिज नीति। उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। प्रावधान इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी, खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बीड सिक्योरिटी आदि करने और पोस्ट ऑक्शन सेल मजबूत करने का प्रावधान किया गया। राजस्थान एमसेड नीति 2024। उद्देश्य एमसेड इकाई की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेड के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिए। प्रावधान विशेषता एमसेड इकाई की स्थापना के लिए 3 वर्ष के अनुभव, 3 करोड़ के नेटवर्थ, 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यानी पहले 3 वर्ष का अनुभव था वो भी समाप्त कर, 3 करोड़ का नेटवर्थ और 3 करोड़ टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी है। और बर्डन पर दे रॉयल्टी को कम कर आधा कर दिया है। वही नीलामी के समय एमसेड यूनिट के 2 प्लांट रखने के स्थान पर 5 प्लांट आरक्षित कर आवंटित किए। यानी पहले 2 प्लांट हो सकते थे, अब 5 प्लांट कर दिए। सरकारी और सरकार के वित्त पोषित निर्माण कार्य में बजरी की मांग और आपूर्ति 25% एमसेड उपयोग की अनिवार्यता तय की है। यानी 25% तक एमसेड इकाई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में परिलाभ किए जाएंगे। राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय। कितने? 9। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। वस्तु केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यानी 85 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे देश में और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। उनमें 85 में से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे। इनमें से 9 केंद्रीय विद्यालय और 7 जिलों खोले, राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। स्थान जहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे
BSF फलोदी जोधपुर, BSF सतराना, BSF श्री कर्णपुर गंगानगर, इंडोन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद राजगढ़, अलवर भीम राजसमंद महुआ दौसा में, यानी जोधपुर में, श्री गंगानगर में, करौली, नागौर, अलवर, राजसमंद और दौसा में खोले जाएंगे। सलूम्बर एवं डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित है। सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के सलूम्बर एवं डूंगरपुर जिलों में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोनों जिलों को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आयोजित पुरस्कार समारोह में दिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर 2024 को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। उपलब्धि: सलूम्बर जिला प्रशासन ने सुगम्य भारत अभियान के तहत 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया तथा अभियान में 5900 से अधिक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र और 4400 UDIT कार्ड जारी किए थे उसके उपलक्ष्य में मिला। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा नो वन लेफ्ट BID अभियान के तहत 8692 दिव्यांगजनों को पेंशन, 5100 UDID कार्ड और 217 स्वयं सहायक समूह के माध्यम से 1057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की थी। चर्चित व्यक्ति चयन पांड्या। चेखली डूंगरपुर के युवक चयन पांड्या को मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाए। यानी चीखली डूंगरपुर की है चयन पांड्या और उसने छोटा कंप्यूटर बनाया। इसमें 8 GB रैम, 226 GB 1 GB से 1 TB तक का SSD है। कंप्यूटर का नाम पॉकेट जीनियस प्रो रखा गया। उस्ताद पेम्पे खान। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्ताद पेम्पे खान का 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। यानी कौन था उस्ताद पेम्पे खान? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उस्ताद कलाकार था ये। जैसलमेर के पेम्पे खान पद्मश्री साकार खान मंगनियार के छोटे भाई थे। पेम्पे खान जैसलमेर मंगनियार साकार मंगनियार के छोटे भाई थे। राजस्थान रत्न मरुधर कलकत्ता पुरस्कार सम्मानित पेम्पे खान कमाईचा के साथ मुरली और शहनाई वादक के लिए ख्याति प्राप्त थे। यानी कमाईचा, मुरली और शहनाई बजाते थे। हमीदा बानो। उदयपुर की उड़न परी अंतर्राष्ट्रीय धावक हमीदा बानो 7 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। हमीदा बानो कहाँ की है? उदयपुर की। हमीदा बानो वर्ष 1982 में दिल्ली में एशियाई खेल में 1600 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीता। वह एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलेटिक्स है। उन्होंने वर्ष 1981 में जापान चतुर्थी एशियन एथलेटिक्स चैंपियन में 1600 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीता था। हमीदा को महाराणा सज्जन सिंह माणक सुवर्धन पदक, महाराणा प्रताप पुरस्कार, रजत जयंती पुरस्कार, नाहर पुरस्कार, अमन अवार्ड, खेल गंगा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रो कुसुमलता भंडारी। महात्मा गांधी दिव्यांगजन विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति प्रोफेसर कुसुमल भंडारी, यानी महात्मा गांधी दिव्यांगजन विश्वविद्यालय की कुलपति रही है जोधपुर के। ये 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। आजीवन पोलियो से ग्रस्त भंडारी प्रज्ञा निवेदन अंध छात्रावास की संस्थापक और मुख्य संचालिका भी रही है। रणमल सिंह। सीकर के
पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता रणमल सिंह 102 वर्ष की आयु में पैतृक गांव कट्टरथला सीकर में 11 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 1 जुलाई 1941 को से 29 फरवरी 1944 शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद वह अध्यापक के पद से त्यागपत्र देकर जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गए थे। उन्नीस से 31 दिसंबर 54 तक भारतीय सेना में सेनानी रहे रणमल सिंह 1977 से 80 तक सीकर के विधायक भी रहे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इन्हें 25 दिसंबर 2024 को संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर जारी सिक्के भी भेंट कर सम्मानित किया था। दर्शनीय स्थल पिपलात्री राजसमंद जिले में, जहां पद्म श्री श्याम सुंदर पालीवाल एवं सरपंच अनिता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया गया। यह जमीन कभी बंजर हुआ करती थी, जल स्तर भी काफी नीचे था, लेकिन सामूहिक प्रयास से आज यहाँ चारों ओर सुंदर वन दिखाई देते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहाँ अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को किया। पुरस्कार सम्मान बेस्ट बेंडिंग डेस्टिनी अवार्ड, ट्रेवल प्लस लीजर के पीपल्स चॉइस सर्वे अवार्ड राजस्थान को देश में सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन खिताब दिया गया। नई दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्या 12 दिसंबर 2024 को आयोजित समारोह में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता संचोर को अवार्ड प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश की 68% हेरिटेज संपत्तियां है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अतिरिक्त पुष्कर, सवाईमाधोपुर, शेखावट क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनी के रूप में अपना सशक्त पहचान बना रहे हैं। कॉन्स्टेबल ऑफ द मंथ जयपुर कमिश्नरेट के 6 पुलिस कर्मियों को कॉन्स्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से दिसंबर 2024 को सम्मानित किया गया। कितने पुलिस कर्मियों को? 6 पुलिस कर्मियों को। इन्हें यह पुरस्कार नवंबर माह में सराहनीय और समर्पण के साथ श्रेष्ठ काम करने के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कृत जवान गौरव सोलंकी, महेंद्र, मईपाल, चेन्नाराम, संदीप कुमार और निर्भय स्क्वाड में तैनात सुनीता को दिया गया। इन 6 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर संदीप बख्शी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में चांसलर संदीप बख्शी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित समारोह में दिसंबर 2024 को दिया गया। डॉक्टर SL हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी SL हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष अंजुला मैन डॉक्टर SL हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्ष पिछले 50 वर्षों पर्यावरण संरक्षण में कार्य करते हुए 1975 से अब तक 6 लाख पौधारोपण कर चुके हैं। कितने लाख? 6 लाख। इसके लिए अलावा 1995 पोलियो कार्यक्रम में अब हजारों बच्चों को पोलियो खुराक, 150 नेत्र चिकित्सा शिविर और 22,000 की जांच। 1990 से जैविक कृषि ट्रेनिंग 20 वर्षों से अंजोला पुष्पवार पर कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने 2011 में मारवाड़ रत्न के साथ भारत सरकार के ICAR IIM के द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। किनको? डॉक्टर हर्ष को। मेला महोत्सव शिल्पग्राम उत्सव 2024 उदयपुर में स्थित पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तत्वाधान में लोक संस्कृति के संगम महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम उत्सव
21 दिसंबर 2024 को हुआ। इसे 10 दिवसीय आयोजन शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने किया। इस वर्ष समारोह की थीम थी लोक के रंग लोक के संग। थीम क्या थी? लोक के रंग लोक के संग। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन के कारण 7 दिवसीय शोक चलते वहां होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दिए गए। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कलाकार पुरस्कार। राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मिज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रहने वाले कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार गणपत सकराम मसंगे और राजस्थान के बुआई कलाकार रूप सिंह शेखावत को दिया गया। राजस्थान कौन था? रूप सिंह शेखावत। पुरस्कार स्वरूप दोनों को एक रजत पट्टिका के साथ 2.51 लाख राशि प्रदान की गई। सर्स राज सखी राष्ट्रीय मेला। राज सखी राष्ट्रीय मेला महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत सर्स राज सखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला केंद्र इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में 14 से 30 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। आयोजन। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा किया गया। यानी इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजीविका द्वारा। किसका? सर्स राज सखी कार्यक्रम मेले का। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 90वां स्थापना दिवस समारोह कोलकाता के जीडी बिड़ला समारोह में 25 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। कौन सा? 90वां कोटा महोत्सव 2024। जिला प्रशासन कोटा द्वारा 3 दिवसीय, कितने दिवसीय? 3 दिवसीय कोटा महोत्सव 2024 का आयोजन 23-25 दिसंबर 2024 को किया गया। महोत्सव के तहत कोटा चंबल रिकोर फ्रंट, फूड कोर्ट, क्राफ्ट बाजार, चंबल मई आरती, लोकल टैलेंट हट कार्यक्रम, फैशन शो, पेंटिंग वर्कशॉप, आतिशबाजी आदि इवेंट आयोजित किए गए। सम्मेलन में बैठक और कॉन्फ्रेंस। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस। राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डूंगरी जयपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2024 को किया गया। यानी कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? झालाना डूंगरी जयपुर में। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, और उस दिन आयोजित किया गया था। इसके साथ ही उपभोक्ता न्याय में मीडिएशन का शुभारंभ किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता आयोग में कार्यवाही के किसी भी स्तर पर मीडिएशन की व्यवस्था लागू होगी। यह व्यवस्था राजधानी मुख्यालय पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लागू की जा रही है। रोजगार उत्सव एवं विवाह सम्मेलन। वर्तमान राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, ये 1 वर्ष पूरा होने पर थीम थी। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन से हुई। इसका आयोजन जोधपुर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर 12 दिसंबर 2024 को किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए तथा सभी जिलों में आयोजित हुए रोजगार उत्सव कार्यक्रम 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री 410 स्कूलों में 8,020 स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला और विद्या समीक्षा केंद्र, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम एवं बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। अभियान। गोसनीय पात्र पक्षी दाना अभियान।
गो स्नेह पात्र पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ राज्य के पशुपालन, डेयरी, गोपालन देवस्थान मंत्री जोराराम कुंभावत द्वारा 22 दिसंबर 2024 को किया गया। इस अभियान का आयोजन उदयपुर एनिमल फीड हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा किया गया। किनके द्वारा? उदयपुर एनिमल फील्ड के द्वारा। एक गो स्नेह पात्र अभियान उदयपुर एनिमल फीड की गौ माता की भूख मिटाने का प्रयास है। इसमें गौ माता कचरे खाना ढूंढने के मजबूत न होना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य या जीवन संकट में पड़ जाते हैं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान प्रदेश में 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने हेतु उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य स्तरीय शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया, यानी 39 जिलों में। भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत में कब है? 1995 में। जनवरी 2011 पश्चात 13 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं पाया गया। मार्च 2014 भारत में पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रसार पत्र मिल गया। मार्च 2014 में भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल गया। अभियान के कारण पाकिस्तान में 55, अफगानिस्तान में 23 पोलियो केस पाए जाने को देखते हुए सतर्कता हेतु केंद्र सरकार ने देश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किए, यानी वापस शुरू किए। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान। कितने दिवसीय? 100 दिवसीय। टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों, कितने में? 5 जिलों में 100 दिवसीय टीबी अभियान बारा, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और असम जिलों में संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान भारत के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। भारत के कितने जिलों में? 347 जिलों में, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पंचकुला हरियाणा से किया। और राजस्थान में कितने में? 5 जिलों में, और भारत में 347 जिलों में। मरु उड़ान अभियान। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी द्वारा शुरू किया गया नया अभियान मरु उड़ान कहाँ से शुरू हुआ? बाड़मेर से। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सफलता देखते प्रदेश में महिला एवं बाल विकास ने इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि टीना डाबी द्वारा बाढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मरु उड़ान अभियान 13 नवंबर 2024 को शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत करना है। राजस्थान केंद्र के IAS अधिकारी टीना डाबी ने इससे पूर्व बाड़मेर शहर में स्वच्छ रखने के लिए 9 बाड़मेर अभियान भी चलाया। कौन सा? 9 बाड़मेर अभियान। खेल कूद। सिद्धार्थ चौधरी। ओडिशा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर की सिद्धार्थ चौधरी को गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, यानी गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सिद्धार्थ ने 19.16 मीटर गोला फेंक कर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया। सिद्धार्थ एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, एएमयू चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीता। संस्कार शाश्वत। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का आयोजन 18 से 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में हुआ। जोधपुर के संस्कार शाश्वत को उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ खेलते हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता। कहाँ की? संस्कार शाश्वत, जोधपुर की। संस्कार अर्श की इस जोड़ी ने फाइनल में शीर्ष वरिष्ठ कर्नाटक के नवीन वी एवं लोकेश पी को 21-12 और 12-21, 21-19 से पराजित किया। नेशनल बैडमिंटन के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब जूनियर चैंपियन जोड़ी पहली बार सीनियर खेलते हुए चैंपियन बनी। सुशीला मीणा। रामेर तालाब धारियाबाद प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा। कहाँ की? प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा पूर्व भारतीय क्रिकेट जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में है।
सचिन तेंदुलकर द्वारा गेंदबाज एक्शन का वीडियो शेयर करने के बाद चर्चा में आई। किसने शेयर किया था? सचिन तेंदुलकर ने वीडियो शेयर किया था, उसके बाद में चर्चा में आ गई। उनने सुशीला मीणा की तुलना तेज गेंदबाज जहीर खान से की। चर्चा में आने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सुशीला मीणा को एकेडमी से जोड़ने की बात कही। सोनिया चौधरी। भरतपुर के गांव उस शेर की बेटी शाहरुख की बहू दिव्यांग सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरियल में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक और कहाँ जीता? कंबोडिया में। कंबोडिया में 5 से 7 दिसंबर 2024 को आयोजित इस पूरी सीरीज में सोनिया चौधरी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर का खिताब भी जीता। किसने? सोनिया चौधरी। कहाँ किया? भरतपुर की। 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 कार्मिक विभाग के तत्वाधान में 11वीं राज्य स्तरीय संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन प्लेट स्टेडियम 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया। प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के 10 संभाग एवं जयपुर मुख्यालय सहित कुल 11 जिलों में भाग लिया। प्रतियोगिता राजस्थान राज्य के 10 संभाग एवं जयपुर मुख्यालय सहित कुल 11 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 1078 खिलाड़ी, पुरुष 649 और महिला 429 ने भाग लिया। टोटल कितने थे? 1078। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित की गई। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 21 दिसंबर 2024 को सवाई मानसिंह स्टेडियम और जय क्लब में किया गया। कौन सी? क्या? अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेबल टेनिस का। प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रदेशों के रीजनल स्पोर्ट्स बॉडी, राज्य सचिवालय के केंद्र शासित प्रदेश कुल 33 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में वेटरन डबल श्रेणी के खिताब राजस्थान के नवीन महाजन और जगदीश तंवर की जोड़ी ने जीता। किसने? नवीन महाजन और जगदीश तंवर की जोड़ी ने। इसमें वेटरन सिंगल्स श्रेणी का खिताब जगदीश तंवर ने गुजरात के जयेश कुमार को पराजित कर जीता। यानी जगदीश तंवर ने किसको पराजित किया? जयेश कुमार को। विदिक। हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंदगढ़ का शुभारंभ। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंदगढ़ का शुभारंभ। भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पाद वेदांता की हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन सहयोग से राजसमंद में 31 आधुनिक आंगनवाड़ी नंदगढ़ का राजसमंद में कितने? 31 उद्घाटन किया। नंदगढ़ वेदांता प्रमुख सामूहिक पहल है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में विकसित किया गया। कलिका पेट्रोलिंग यूनिट। राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया। यानी महिलाओं बालिकाओं सुरक्षा के लिए कौन सी यूनिट का गठन किया है? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में उद्घाटन के अवसर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 15 दिसंबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूनिफॉर्म ब्लू कलर की होगी जिस पर कालिका का नियोन मोनोग्राम लगा होगा। यानी इनकी यूनिफॉर्म किस कलर की होगी? ब्लू कलर की। हर गश्त इकाई के 4 महिला अधिकारी हो गई। यानी हर इकाई में 4 महिला होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फरवरी 2024 को 500 कालिका पेट्रोल यूनिट का गठन की घोषणा कर दी। कृष्णा यूजीवी रोबोट। जयपुर में बेस्ट स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक ने कृष्णा
यूजीबी रोबोट बनाकर इंडिया आर्मी को चुनिंदा हिस्सा के लिए सौंपे हैं। ये रोबोट एक दूसरे के स्थान पर हथियार ले जाने जैसे मुश्किल कामों को आसान बनाने की डिजाइन किए गए हैं। इंडियन आर्मी के -6 डिग्री के अंदर लद्दाख में रोबोट्स के 3 अलग अलग स्टेज के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। लगभग 350 किग्रा वजन रोबोट की कीमत करीब 90 लाख से 1 करोड़ तक है। गांधी सागर में परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी, यानी गांधी सागर में क्या होगा, परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी मिल गई है। राउत बाटा के सीमावर्ती कस्बे और चंबल नदी घाटी परियोजना के बड़े बांध गांधी सागर बांध नाभिकीय ऊर्जा निगम ने पर्यावरण रिएक्टर लगाने की मंजूरी दे दी है। महाप्रबंध नाभिकीय ऊर्जा एपी शामल को इसका समन्वय बनाया गया है। नाभिकीय ऊर्जा निगम एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना होगी। नाभिकीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है। राउत बाटा में 53 किलोमीटर दूर बासी में परमाणु ऊर्जा परियोजना जल्द शुरू होगा। प्रकृति परीक्षण एक समग्र सुरक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या ये मोबाइल एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांतों के आधार पर प्रकृति निश्चित करने में मदद करता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति त्रिदोषी वात, पित्त और कफ का पता लगाकर उसके अनुसार खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या छोटे छोटे बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकता है। सद्भावना केंद्र गरीब और जरूरतमंदों को कपड़े आदि सामान निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में सभी शहरों में 600 से अधिक सद्भावना केंद्र खोले, यानी राजस्थान में। स्वायत्ता शासन विभाग की इस योजना को खाका तैयार किया। नेकी की दीवार की तर्ज पर खोले जाने वाले सद्भावना केंद्रों का संचालन मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में पंजीकृत बेरोजगारी द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं वन लाइन क्वेश्चनों की राजस्थान के संदर्भ में जो पढ़ा है उनमें से। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नीलामी योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 को राजस्थान में कितनी मंडियों में ई ना प्लेटफॉर्म को जोड़ा गया? कितनी? 145। निर्धारित टीके से किसी कारणवश वंचित रहे बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की विशेष अभियान किस अवधि के लिए संचालित किया है? यानी कोई टीकाकरण से वंचित रह गया बच्चा, उनके लिए विशेष अभियान शुरू किया है 23 से 31 दिसंबर 2024 तक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कृषि आधारित किस पुस्तिका का विमोचन 24 दिसंबर को किया? अरोरा पुस्तिका को। किसने? भूपेंद्र यादव ने। राजस्थान किस टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बोट सफारी रामगढ़ विषधारी में। 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोईकॉन 2024 का आयोजन 23 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया? बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में। कहाँ? बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य अतिथि में विशाल किसान सहकार सम्मेलन 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। दूध उत्पादन सहकारी संघ गोवर्धन परिषद उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। और राज्यपाल आए हुए थे पंजाब के। युवाओं को जागरूक करने के साथ ही प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से किन केंद्रों की स्थापना की जा रही है? अटल ज्ञान केंद्र। कौन सा? अटल ज्ञान केंद्र। राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज हेतु एमओयू 20 दिसंबर 2024 को किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के साथ। जयपुर कला सप्ताह के किस संस्करण का आयोजन 27 से जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया जाएगा? यानी 4.0 का। राजस्थान राज्य सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 12 दिसंबर 2024 का आयोजन दौड़ का शीर्षक क्या है? रन फॉर विकसित राजस्थान 2024। रवि राजस्थान रन फॉर विकसित राजस्थान 2024। दरगाह हजरत
ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का कौन सा उर्स रजब का चांद दिखाई देने के साथ 28 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ? 813वां उर्स, यानी अजमेर अब 813वां उर्स भरा है। KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में 24 से 27 दिसंबर 2024 को आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले गुमान सिंह किस जिले से संबंधित है? यानी उड़ीसा में हुआ था तीरंदाजी का, उसमें रजत पदक जीता था राजस्थान का था गुमान सिंह। वो किस जिले से संबंध रखते हैं? उत्तर है भरतपुर। राजस्थान में केंद्रीय सहभागिता के साथ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस सोलर पार्क में केंद्र की भागीदारी कितनी है? 30%। कितनी? 30%। राज्य मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2030 को पंचायती राज के संस्था और नगरपालिका के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया। इस आयोग की अवधि क्या होगी? यानी 7वां राज्य वित्त आयोग 1 अप्रैल से 31 मार्च 2030 तक। कौन सा गठन हो रहा है? 7वें वित्त आयोग का। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रलोभन अथवा कपटपूर्व धर्मांतर के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल विधानसभा में लाने के अनुमोदन 30 नवंबर 2024 को किया? दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनफॉलो कंजर्वेशन ऑफ रीजनल बिल 2024। 15 दिसंबर 2024 31 जनवरी 2025 प्रदेश में सभा प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में कितने प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है? कितने प्रकार की? 37 प्रकार की जांचें निःशुल्क हो रही है। 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव 4 से 6 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। कौन सा? 16वां अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म जोधपुर में। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 किस रूप में मनाया जा रहा है? विवेक मास, यानी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक विवेक मास के रूप में मनाया जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति किस अभियान के लिए ई शपथ वेबसाइट 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च की? नशा मुक्त जयपुर अभियान। कौन सा? नशा मुक्त जयपुर अभियान। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने प्रथम वर्ष कार्यकाल में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलामी कर देश कौन सा स्थान प्राप्त किया? 47 प्रधान खनिजों में नीलामी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ मेले के किस संस्करण का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को किया गया? यानी राजसमंद कुंभलगढ़ मेला, इसका 18वां संस्करण शुरू हुआ है, 18वां मेला। जयपुर में किस खिलाड़ी ने 30 नवंबर 2024 को जम्मू में संपन्न 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता? सात्विकी अग्रवाल ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के ओर से खेलते हुए 51 गेंदों में नाबाद 124 रन बनाने वाली भानु पूनिया का संबंध कहां से है? जोधपुर। कहां का है? जोधपुर का। कितने रन है? 51 गेंदों में 134 रन। बोध गया बिहार में आयोजित 43 राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन 10 से 13 जनवरी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन उदयपुर में। 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितने महिला मतदाता है? 930। जीएसटी परिषद 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, किन की अध्यक्षता में? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जैसलमेर में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।